हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। यूपीएचसीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की हम रेगुलर बेसिस पे प्रिपरेशन कर रहे हैं। 44 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। आज जो टेस्ट हम डिस्कस करेंगे, रिसर्च, टीचिंग, आईसीटी, ये तीनों को मिला के है। सभी टेस्ट में 30 क्वेश्चन करवाए जाते हैं आपको। जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है, टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। एक चीज़ और जो इम्पोर्टेंट मैं आपको अब ये आपके ऊपर है, आप इसको किस तरीके से लेते हैं। देखिए, एग्ज़ाम डेट क्या है, एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम कब होने की संभावना है, क्या जनवरी में एग्ज़ाम होगा, क्या एग्ज़ाम कैंसिल होगा, क्या एग्ज़ाम के फॉर्म वापस रीओपन होंगे, इस तरीके के आपको तमाम वीडियोज आजकल बहुत देखने को मिल रहे होंगे। आप ये देखते रहेंगे तो अगले साल भी आप यही वीडियो देखेंगे फिर से। अगर आप सीरियसली अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है एग्ज़ाम कब होगा। एग्ज़ाम जब होगा हमें हमारी प्रिपरेशन पे ध्यान देना है। और देखिए, बहुत सारे लोग जो अगस्त सितंबर में जिनकी बहुत अच्छी तैयारी हो गई थी, अभी मैं उनसे कई बात होती है तो कि नहीं समझ में नहीं आ रहा है, पढ़ रहे हैं लेकिन अच्छा नहीं हो रहा है, डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। तो उसकी वजह यही है कि आपने बहुत सारे लोगों को कि ये सब सुन रहे हो आजकल है जो। और देखिए, ये वो लोग हैं जो आपका एग्ज़ाम होगा जब आपको ये भी नहीं बताएंगे कि इसके आंसर की क्या है, क्योंकि उन्हें पता भी नहीं हुआ है। उनका ये काम है, वो उनका काम है, वो अपना काम कर रहे हैं। वो हमेशा यही करते हैं, दिन में 2 वीडियो बना के, क्या एग्ज़ाम जनवरी में होगा, एग्ज़ाम कब होगा, यही थंबनेल लगा के, वो यही सब उनका काम है। और चाहे कोई सेलेक्ट हुआ हो या कोई टॉपर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो कौन है। यूपीएचसीएससी ने अभी तक एग्जाम की डेट डिसाइड नहीं की है, तो किसी को नहीं पता एग्जाम कब होगा। एग्जाम है, आप ये मान के चलिए कि जनवरी के लास्ट में या फिर फरवरी के मिड फरवरी में होगा, तो जनवरी फरवरी में एग्जाम हो जाएगा आपका, जहां तक है। लेकिन सिंपल सा आपको क्या करना है, देखिए, कोई भी टॉपर हो, कोई भी सेलेक्ट हो चुका हो, वो आपको बताए, ठीक है, लेकिन आपको यूपीएचसीएससी ने सिलेबस दे रखा है। सिलेबस के अकॉर्डिंग एक बुक चूज कीजिए जो आपका सिलेबस मैच करता हो, और जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम प्रैक्टिस क्वेश्चन कीजिए। जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा, बजाय आप ये वीडियो देख कर एग्जाम कब होगा, एग्जाम में क्या होगा, इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। और अगर आपको ये न्यूज़ वगैरह चाहिए कि एग्जाम से रिलेटेड क्या अपडेट्स है, तो हमने एक व्हाट्सअप बना रखा है ग्रुप, वो व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए या टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। दोनों का लिंक इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा या चैनल पे वो अवेलेबल है ऑलरेडी। उनमें है जो अपडेट्स हम सेंड कर देते हैं, तो आप उसमें ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट ना हो कि ये सब अपडेट्स वगैरह, अपडेट्स आपको मिल जाएगी। जब कोई अच्छी अपडेट होगी आपको यहाँ मिल जाएगी। तो रोज रोज दिन में 3 वीडियो देख के टाइम खराब करके, और इससे आपकी एनर्जी डाउन होती है, आपके एग्जाम पे फर्क पड़ता है, आपकी प्रिपरेशन है जो अच्छे से नहीं हो पाती है। पिछली बार भी किया है इन लोगों ने, ये हमेशा से करते आए हैं। और ये इनको एक्चुअल में पता भी नहीं है कि एग्जाम के बारे में कब क्या चल रहा है। कोई न्यूज़पेपर में पढ़ लिया, उसको आपको पढ़ के सुना देंगे। तो वो सब आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा या कहीं भी मिल जाएगा। आप आपको अपडेशन मिल जाएगा एग्जाम जब भी होगा। आप अपना टाइम खराब ना करें, सिलेबस को फॉलो कीजिए, मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी टॉपर है, हर बार के टॉपर की अलग स्ट्रेटेजी होती है। जो पिछला टॉपर था वो कुछ और बताएगा, इस बार का टॉपर है वो कुछ और बताएगा। आप अपना एक स्ट्रेटेजी बनाइए, और स्ट्रेटेजी यही है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग टाइम है तो खुद के नोट्स बनाइए। नोट्स शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, ताकि लास्ट के 7 दिन में आप उन नोट्स को अच्छे से पढ़ सके। पॉइंट वाइज नोट्स बना लीजिए, एक टॉपिक लीजिए और उसके 4-5 पॉइंट बना लीजिए उस टॉपिक के, ताकि आपको लास्ट में रिवीजन में, लास्ट के 7 to 10 डेज में रिवीजन के काम आए। या फिर आप उसको थ्रोली पढ़ लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। यही सबसे अच्छा तरीका है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने का। अपना एनर्जी लेवल हाई रखिए। आपका एनर्जी लेवल ही आपका एग्जाम में मैटर करता है। उम्मीद है आप अपनी तैयारी सही डायरेक्शन में लगाइए। देखिए, ये अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं मिलती है। जो लोग लास्ट
एग्जाम में क्वालिफाई हुए हैं उनसे पूछिए उन्होंने कितना इंतजार किया है, या उससे पहले वालों से पूछिए 5-5 6-6 साल में ये वैकेंसीज आती है। तो आप अपना एफर्ट लगाइए, बार बार चांस नहीं मिलता है, आपका लाइफ चेंजिंग मोमेंट है ये अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो। लेट्स बिगिन। मीरामबका द स्कूल बेस्ड ऑन आइडियाज ऑफ फ्री प्रोग्रेस एजुकेशन वाज एडवोकेटेड बाय। देखिए ये जो स्कूल है मीरामबका, ये किस फिलॉसफी पे बेस्ड है? एक तो ये किसके लिए है? ये एक रिसर्च सेंटर है। ये जो स्कूल है ये एक रिसर्च सेंटर है, और ये रिसर्च सेंटर किसके लिए है? इंटीग्रल एजुकेशन के लिए है। जो इंटीग्रल एजुकेशन है उसके लिए है ये, इंटीग्रल एजुकेशन एंड ह्यूमन वैल्यूज, जो मानवीय मूल्य हैं उनके लिए है, इंटीग्रल एजुकेशन के लिए है। और इसमें फोकस मेनली इंटीग्रल एजुकेशन पे बेस्ड होता है। और ये किस फिलॉसफी पे बेस्ड है? ये बेस्ड है अरविंदो, श्री अरविंदो एंड द मदर, इस फिलॉसफी पे बेस्ड है ये। इसका कैंपस जो है, ये जो थॉट ऑफ स्कूल है फिलॉसफी अरविंदो वाली, इसका जो कैंपस है ये आपने, इसका आश्रम में है नई दिल्ली में, नई दिल्ली में है ये। जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वही क्वेश्चन आपको यहाँ करवाए जा रहे हैं। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ये सारे पीडीएफ अगर आपको मिल जाते। नेशनल लिटरेसी मिशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ये कब एस्टैब्लिश हुआ है? देखिए जो नेशनल लिटरेसी मिशन है इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1988, 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। कैबिनेट ने इसको अप्रूवल दी थी, लेकिन उस टाइम पे ये एज ए इंडिपेंडेंट या ऑटोनोमस विंग था। पहले ये किसके अंडर में आता था? डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। जो आजकल ये डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन क्या बन गया? जो अभी एचआरडी मिनिस्ट्री है। सो इसका करेक्ट आंसर आएगा 1988। कोई भी क्वेरी है आप जरूर पूछेगा कमेंट सेक्शन में, या व्हाट्सएप पे ये नंबर है, इन पे भी आप पूछ सकते हैं। और जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखा है आप अपने ईमेल चेक कीजिए, आपको टेस्ट भेजे जाते हैं। और नहीं मिल रहे हैं तो आप व्हाट्सएप पे भी इस नंबर पे मैसेज छोड़ दीजिएगा, आपको मिल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ग्राफिक्स? हाई क्वालिटी ग्राफिक्स के लिए देखिए ये इसका जो करेक्ट आंसर है ये होगा लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर में क्या होता है? ये बेस्ट क्वालिटी प्रोड्यूस करता है किसकी? जो टेक्स्ट होते हैं, टेक्स्ट या जो ग्राफिक्स है उनकी। टेक्स्ट क्या होता है? जैसे अभी हम ये जो लिख रहे हैं ये टेक्स्ट, ये सभी टेक्स्ट है। ग्राफिक्स पिक्चर वगैरह जो होती है वो ग्राफिक्स है। इसमें लेजर प्रिंटर में क्या होता है? एक नेगेटिव ड्रम होता है, एक ड्रम होता है, ड्रम। और वो जो ड्रम है उसमें नेगेटिव चार्जेज होते हैं, नेगेटिव चार्जेज होते हैं। तो ये इस नेगेटिव चार्जेज और ये ड्रम की वजह से क्या करता है? ये जो हार्ड कॉपी में भी कलर्ड हार्ड कॉपी हो उसको भी ये है जो हाई क्वालिटी की ग्राफिक्स में चेंज कर देता है। डी इसका करेक्ट आंसर। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सेट ऑफ गाइडलाइंस और स्टैंडर्ड्स दैट एस्टैब्लिश द फॉर्मेट इन विच फाइल कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर इज। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि किससे कौन करता है ये काम जिसमें फाइल ट्रांसमिट होती है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर। ये वही सिंपल लैंग्वेज। दूसरा क्या होता है? इसमें जो एक्चुअल काम होता है ये होता है एक पॉइंट से, और जो दूसरा रिक्वायर्ड पॉइंट है इसका ये होता है सर्वर। और ये हैं हम जो सर्च कर रहे हैं, जैसे हम गूगल पे कुछ सर्च कर रहे हैं तो हम क्या हो गए? क्लाइंट हो गए। इसके और भी कई एग्जाम्पल हो सकते हैं, मैं आपको सिंपल वे में बता रहा हूं। तो हम कुछ भी सर्च कर रहे हैं तो उसका जो नियरेस्ट, उस सर्च से नियरेस्ट जो सर्वर है वो सर्वर हमें फाइल ट्रांसफर करके देगा। लेकिन ये सब किसके थ्रू होता है? ये एक्चुअली होता है FTP।
ये है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, द फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसके थ्रू होता है। इसमें जो FTP है ये बिल्ट होता है क्लाइंट सर्वर मॉडल पे। ये एक बार पूछा भी गया है एग्जाम में, क्वेश्चन है जो शायद छत्तीसगढ़ वगैरह है किसी एग्जाम में पूछा है ये कि FTP है जो किस मॉड्यूल पे है, तो ये क्लाइंट सर्वर मॉड्यूल पे है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें एक सेपरेट कंट्रोल और डेटा कनेक्शन होता है क्लाइंट और सर्वर के बीच में, उसी वजह से ये फाइल ट्रांसफर करता है। सी इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए रैंडम सैम्पलिंग मेथड। देखिए आप अपनी तैयारी अच्छे से कंटिन्यू रखिए, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी आने वाले टाइम में लगभग 1000 प्लस वैकेंसीज जो RPSC है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, वहां से भी मिनिमम 1000 है, हो सकता है 1500 हो, 2000 हो, लेकिन 1000 प्लस वैकेंसीज RPSC से असिस्टेंट प्रोफेसर की आने वाली है। और 80% सिलेबस सेम है, 20% का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस होगा जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान का। बाकी आपका सिलेबस चाहे सब्जेक्ट का हो ये सेम है, चाहे जनरल पेपर का हो वो सेम है। जो जनरल स्टडीज ऑफ इंडिया जो हम यहाँ पढ़ते हैं, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी, वो सेम है, लेकिन उसमें जो राजस्थान का GS है वो अलग हो जाता है। लेकिन अगर आप 80% भी अपना अच्छा कर लेते हैं तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं राजस्थान के RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर में जिनमें बहुत कम कंपटीशन होता है, चाहे वो उर्दू हो, चाहे इंग्लिश हो, कॉमर्स हो। ये कई सब्जेक्ट्स हैं जिनमें इतना कंपटीशन नहीं है, तो आप अपना तैयारी अच्छे से रखिए। और आपके पास ऑप्शन रहेगा जब आप ये एग्जाम दे के फ्री होंगे, जब कि महीने 2 महीने बाद ही राजस्थान का RPSC का भी एग्जाम लगेगा, क्योंकि राजस्थान में अभी इलेक्शन है 2023 में नवंबर के आसपास, तो उससे पहले ही एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा। अब आप समझ लीजिए कि इसके एग्जाम कब होगी। इसकी एग्जाम मार्च अप्रैल में होगी और उसके बाद ही इसका रिजल्ट है जो जून जुलाई में आके, और इसका प्रोसेस पूरा आगे होता रहेगा, लेकिन ये एग्जाम इससे पहले हो जाएगी, तो ये कभी भी निकाल सकते हैं। इसका फाइनल प्रोसेस पे चल रहा है, इसलिए बता रहा हूं कि आप अपना तैयारी अच्छे से रखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रैंडम सैम्पलिंग मेथड। देखिए रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है, जैसे जो रिसर्चर है उसने सेलेक्ट कर लिया कोई एक, सपोज एवरी 50th पर्सन ऑन ए लिस्ट ऑफ पॉपुलेशन में जो लिस्ट है उसमें एवरी 50th पर्सन उसने सेलेक्ट कर लिया, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं। अब अगर पॉपुलेशन रैंडम ऑर्डर में है तो इट कैन इमिटेट द बेनिफिट ऑफ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, और इसमें प्रोबेबिलिटी होती है जहां सेलेक्ट जो रिसर्चर्स हैं दे सेलेक्ट द मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन एट रेगुलर इंटरवल। सो ये इसका करेक्ट आंसर आएगा सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। ये जो रैंडम सैम्पलिंग है इसके जो एग्जाम्पल्स हैं ये आप जरूर करते रहिए। इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, और आपको पता भी होगा जो UGC क्लियर करके आए हैं। द रिसर्च डिजाइन इज, रिसर्च डिजाइन क्या होता है? रिसर्च डिजाइन रेफर करते हैं ये जो ओवरऑल स्ट्रेटेजी है जो आप चूज करते हैं किस लिए, जो डिफरेंट कंपोनेंट की स्टडी के लिए उनको इंटीग्रेट करने के लिए एक लॉजिकल वे में, या जो आपकी जो रिसर्च की प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करे। एक्चुअली क्या है, जो रिसर्च डिजाइन है ये किसका बना है, ये इसको कहें तो एक ब्लूप्रिंट है। किस चीज का ब्लूप्रिंट है ये कलेक्शन हो, मेजरमेंट हो, या फिर जो आप डेटा एनालाइज करते हैं उसका कलेक्शन हो। इन सब का कलेक्शन, मेजरमेंट और डेटा एनालाइज, इन तीनों का जो से मिलके ये ब्लूप्रिंट बनता है और उसी को रिसर्च डिजाइन कहते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ये फ्रेमवर्क फॉर एवरी स्टेज ऑफ द डेटा कलेक्शन एंड इट्स एनालिसिस। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। When a research problem is related to heterogeneous population, the most suitable method is, इसका जो most suitable method है ये होगा स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये लास्ट फेज है आपकी प्रिपरेशन का, इसमें आप
इधर उधर मत ध्यान दीजिए, अपना फोकस पूरा आपकी पढ़ाई पे लगा दीजिए, ताकि आपको इजी हो जाएगा आपके लिए आगे चीजें। द टर्म फेनोमेनोलॉजी इज एसोसिएटेड विद द प्रोसेस ऑफ, ये जो टर्म है ये एक्चुअली क्या है, फिलोसॉफी ऑफ एक्सपीरियंस। इसमें जो अल्टीमेट सोर्स है ऑल मीनिंग या वैल्यूज का, ये लिव्ड इट्स एक्सपीरियंस एज ए ह्यूमन बीइंग, या यूं कह सकते हैं कि ये जो फिलोसॉफी है इट इज एक्सपीरियंस फिलोसॉफी। इसमें जो फिलोसॉफिकल सिस्टम हो, साइंटिफिक थ्योरी हो, या फिर जो एस्थेटिक जजमेंट है, दे हैव द स्टेटस ऑफ एब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम द एब एंड फ्लो ऑफ द लाइव्ड वर्ल्ड। सो आप इतना इसके बारे में डिटेल में और पढ़िएगा थोड़ा, आपको नोट्स भेजे हुए हैं। फिनोमेनोलॉजी जरूरी नहीं है क्वेश्चन यही आए, लेकिन इस टर्म पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वालिटेटिव रिसर्च ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। ये जो ह्यूमन बीइंग का लाइव एक्सपीरियंस है, उसका स्टेटस है, उसकी वैल्यू है, उससे जुड़ा हुआ। The name of Center for Development of Advanced Computing CDEX Next Generation High Performance Scalable Computing Cluster Breaking the Barrier of Computing Power of 1 Teraflop is। क्वेश्चन है, इसका नेम पूछा गया है, ये है परम। इसकी कंप्यूटिंग पावर किसकी है, ये परम। ए इसका करेक्ट आंसर है। आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। और भी कोई क्वेरी है तो आप जरूर पूछिएगा। द प्रोटोकॉल यूज्ड स्पेसिफिकली फॉर एक्सचेंज ऑफ ईमेल्स इज, ईमेल्स के एक्सचेंज के लिए जो प्रोटोकॉल है, देखिए जो BCCC ये ईमेल्स में जो सेंड करते हैं, इनके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ से भी कई बार पूछ लिया जाता है, वैसे तो करवा देंगे आपको यहाँ पे। द प्रोटोकॉल यूज स्पेसिफिक फॉर एक्सचेंज ऑफ ईमेल्स, ईमेल एक्सचेंज के लिए जो प्रोटोकॉल है ये है SMTP। और जिनको नहीं मालूम SMTP क्या है, SMTP एक्चुअली ये होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, इसमें क्या होता है कि ये यूज में आता है सेंड करने के या रिसीव करने के लिए ईमेल्स को। और इसमें कई बार क्या होता है कि इसको पेयर किया जाता है किसके साथ, IMAP जो होता है उसके साथ भी पेयर किया जाता है, या फिर IMAP कहें या फिर POP कहें, जो एक यूजर लेवल एप्लीकेशन होती है, जो ऐप होती है उनमें ये काम आता है। और उसमें ये जो रिट्राइवल मैसेज हैं उनको हैंडल करता है। ये जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है आपको सेंड कर दिया जाएगा। और ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।